धरती हमें दो तरह से मार रही है, एक जमीन के नीचे से, दूसरा समुद्र से। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह असलियत है। सबसे पहले जमीन के नीचे की बात करते हैं। हमारे पैरों के नीचे दर्जनों किलोमीटर दूर एक टाइम बम है, एक सुपरवोल्केनो, यूनाइटेड स्टेट्स में येलोस्टोन सुपरवोल्केनो। अगर यह फटता है तो ज्वालामुखी की राख पूरे नॉर्थ अमेरिकन आसमान को ढक लेगी, दुनिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिर जाएगा, फसलें बड़े पैमाने पर खराब हो जाएंगी और करोड़ों लोग अकाल का सामना करेंगे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि इस अर्थ बम का फटना बहुत जल्द होने वाला है। आपको लग सकता है कि समुद्र शांत है, लेकिन ये धरती का केमिकल हथियारों का जखीरा बनता जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक में मीथेन और दूसरे पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। अगर इन गहरे समुद्र के मॉन्स्टर्स को छोड़ दिया गया तो इससे खतरनाक सुनामी आएंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगा। साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर यह सारी सीफ्लोर मीथेन निकल जाए तो यह इंसानों द्वारा जलाए गए फॉसिल फ्यूल से 1000 गुना ज्यादा होगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दोनों खतरनाक तरीके एक साथ फट सकते हैं। लो लेवल ज्वालामुखी जाग जाएंगे और समुद्र की मीथेन उबलने लगेगी, जिससे इंसानियत एक ऐसी भयानक तबाही में डूब जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कोई डरावनी बात नहीं है, ये धरती की हमारे लिए आखिरी चेतावनी है। लेकिन इंसान कभी भी चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करता। इस आखिरी खतरे का सामना करते हुए साइंटिस्ट ने जो सॉल्यूशन बताए हैं वे साइंस फिक्शन की कहानियों जितने ही हिम्मत वाले हैं, यहाँ तक कि आपको ये सवाल भी करने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये खुद को बचाना है या कोई बड़ा सुसाइड प्लान। सबसे पहले, जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा जैसे विशालकाय जीव से निपटने का तरीका बहुत ही बागी है। इसके फटने का इंतजार करने के बजाय क्यों न इसकी एनर्जी को एक्टिवली चुरा लिया जाए। नासा के इंजीनियरों ने येलोस्टोन जैसे सुपरवोल्केनो में 10 किलोमीटर से ज्यादा गहरे दर्जनों जियोथर्मल कुएं ड्रिल करने, ठंडा पानी इंजेक्ट करने और फिर हाई टेम्परेचर स्टीम का इस्तेमाल करके बिजली बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये प्लान असल में धरती पर एक हाई रिस्क हॉट पंचर करने जैसा है, जिसका मकसद सैकड़ों सालों में मैग्मा चैम्बर को धीरे धीरे ठंडा करना है और इसे लगभग कभी न खत्म होने वाली क्लीन एनर्जी की सप्लाई में बदलना है। हालांकि ड्रिलिंग के दौरान जरा सी भी गड़बड़ी से प्रेशर बढ़ सकता है। फोर्स का इम्बैलेंस समय से पहले बम फटने का कारण बन सकता है, जो सभ्यता के बारूद के ढेर के बगल में हजारों सालों से चला आ रहा बम डिस्पोजल गेम खेलने जैसा है। समुद्र में मीथेन के दानव को टारगेट करने वाला प्रस्तावित सॉल्यूशन और भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ रेडिकल जियो इंजीनियरों ने समुद्र तल पर मीथेन से भरपूर सब्सिडेंस जोन के ऊपर एक बड़े थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को ठीक से फटने का आइडिया दिया है। मकसद कोई बड़ी तबाही मचाना नहीं है, बल्कि धमाके से पैदा हुए ज्यादा तापमान और प्रेशर का इस्तेमाल करके मीथेन को निकलने से पहले कम नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना है और समुद्र तल की चट्टानों को पीसकर इस कार्बन को मिनरलाइज और सुरक्षित रखना भी है। थ्योरी के हिसाब से एक कामयाब धमाका इंसानों के दशकों के कार्बन एमिशन के बराबर खत्म कर सकता है। जहां तक सपोर्ट की बात है, लेखक का मानना है कि गहरे समुद्र का बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर ज्यादातर रेडिएशन को रोक सकता है, लेकिन यह अभी भी एक जुआ है जिसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। अगर यह कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो यह उस बम को हाथ से फोड़ने जैसा है जिसे आप डिफ्यूज करना चाहते थे। अगर ऊपर दिए गए सॉल्यूशन सिर्फ थोड़ी सर्जरी है तो इसके बाद पूरी धरती का एक बड़ा बदलाव होगा। इसकी इंस्पिरेशन 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो के फटने से मिली। उस फटने से 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर में चली गई, जिससे एक एरोसोल लेयर बन गई जिसने असल में धरती को आग लगा दी, जिससे अगले 2 सालों में दुनिया का एवरेज तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। साइंटिस्ट्स को इसमें एक शॉर्टकट दिखा। क्यों? सुझाए गए सॉल्यूशन में बिना आर्टिफिशियल ज्वालामुखी विस्फोट शुरू किए हर साल लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स को हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट या गुब्बारों का इस्तेमाल करके स्ट्रेटोस्फीयर में स्प्रे करना शामिल है। कैलकुलेशन से पता चलता है कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका हो सकता है, जिससे इंसानियत की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कीमती समय मिल सके। लेकिन रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ग्लोबल क्लाइमेट एक अस्त व्यस्त सिस्टम है। ये अम्ब्रेला कुछ लोगों को हीटवेव से बचा सकता है, लेकिन ये दूसरे इलाकों को गंभीर सूखे या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस में डाल सकता है, जिससे अनप्रेडिक्टेबल ग्लोबल फूड क्राइसिस और पॉलिटिकल झगड़े शुरू हो सकते हैं। यह अब सिर्फ एक साइंटिफिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसानियत की किस्मत से जुड़ा एक पॉलिटिकल और एथिकल तूफान है। इसलिए यह ज्यादा सेफ है, फिर भी साइंस फिक्शन जैसा ज्यादा है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन सुझाया गया है सीधे स्पेस में सनशेड बनाना। MIT के साइंटिस्ट्स ने स्पेस बबल एरे नाम का एक बड़ा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक लैग्रेंज पॉइंट पर वे खरबों अल्ट्रा थिन सिलिकेट बबल्स से बना एक बहुत बड़ा एरे लगाएंगे, जिसका कुल एरिया ब्राजील के जमीनी एरिया के बराबर होगा। इस स्पेस बबल एरे की डेंसिटी को ठीक से एडजस्ट करके सिर्फ 1.8% सूरज की रोशनी को रोककर धरती का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर वापस लाया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो बस बबल एरे से थोड़ी हवा छोड़ दें। थ्योरी के हिसाब से ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। हालांकि इस स्केल को बनाना और बनाए रखना स्पेस में सभी मौजूदा इंसानी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की कुल कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। स्ट्रक्चर, इसकी कॉस्ट और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज अपने आप में सिविलाइजेशन के सामने एक तरह का अल्टीमेट टेस्ट है। बेशक और भी जमीनी, यहाँ तक कि पागलपन भरी कोशिशें हैं। जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो क्यों न और भी ज्यादा पावरफुल लाइफ मशीनें बनाई जाएं। साइंटिस्ट फसलों के जीन को एडिट करके 40% ज्यादा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी वाले सुपर प्लांट बना रहे हैं, जिससे वही जमीन करोड़ों और लोगों को खाना खिला सके।
कुछ टीमें मैमथ को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी कर रही हैं, प्रदर्शनियों के लिए नहीं, बल्कि इन पुराने जमाने के बड़े जीवों को आर्कटिक में वापस लाने के लिए। बर्फ और स्नो को रौंदने और पेड़ों को नीचे धकेलने से ठंडी हवा परमाफ्रॉस्ट में ज्यादा आसानी से घुस जाएगी, जिससे ट्रिलियन टन ग्रीन हाउस गैसें अंदर फंस जाएंगी। जीन एडिटिंग से लेकर प्लास्टिसिन तक, पार्क रेनोवेशन वर्कर, इंसान क्रिएटर और इकोलॉजिकल इंजीनियर के तौर पर दोहरी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे हार्डकोर तरीका सीधे मैकेनिकल जीवन बनाना है। एक ऐसे जंगल की कल्पना करें जिसे न तो पानी की जरूरत हो और न ही मिट्टी की, जो हजारों मैकेनिकल पेड़ों से बना हो। उनकी लंबी मेटल की टहनियां खास एब्सॉर्प्शन मटेरियल से ढकी होती हैं, जो खास तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसी एक मशीन की कार्बन कैप्चर एफिशिएंसी नेचुरल पेड़ों के बराबर होती है। अगर इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए तो वे इंसानों के कार्बन एमिशन के लिए आर्टिफिशियल किडनी बन जाएंगी। कैप्चर किए गए कार्बन को जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सकता है या एविएशन फ्यूल, प्लास्टिक या हीरे में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई नेचुरल इकोसिस्टम से हटकर प्योर इंजीनियरिंग के दायरे में आ गई है। लेकिन इन सभी सॉल्यूशन का एक ही आम कैरी सीड है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत। मजे की बात यह है कि एनर्जी प्रोडक्शन ही एक मुख्य वजह है कि हम इस मुश्किल में हैं। एक और बेसिक सॉल्यूशन सामने आता है, क्योंकि धरती की जगह और कैरियंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो क्यों न धरती से बाहर निकल जाएं। ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन और स्पेस एलिवेटर की फैंटेसी है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हम कई स्क्वायर किलोमीटर में बड़े सोलर एरे बनाएंगे, जहां सूरज की रोशनी लगातार रहती है। बिजली माइक्रोवेव के जरिए धरती पर वापस भेजी जाएगी। इसे कम लागत पर बनाने और मेंटेन करने के लिए हमें इक्वेटर से स्पेस तक एक हाईवे, एक स्पेस एलिवेटर की जरूरत होगी। कार्बन नैनोट्यूब को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक बढ़ाने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मौजूदा लेवल के 1% तक कम हो सकती है। यह न सिर्फ एक एनर्जी रिवॉल्यूशन है, बल्कि स्पेस इंडस्ट्री को अनलॉक करने की चाबी भी है। उस समय एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री स्पेस को कंट्रोल कर सकती थी, जिससे धरती आराम कर सके और जीवन और सभ्यता के बचे रहने पर फोकस कर सके। ज्वालामुखियों में कूलिंग एजेंट डालने से लेकर समुद्र तल पर न्यूक्लियर बम फोड़ने तक, स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फाइड डालने से लेकर स्पेस में संछेद बुनने तक, जीवन के जीन को एडिट करने से लेकर तारों तक सीढ़ियां बनाने तक, ये प्लान बहुत बड़े और हिम्मत वाले होते जा रहे हैं। ये सब मिलकर जियो इंजीनियरिंग नाम के प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं। अब यह इस बारे में चर्चा नहीं है कि दखल देना है या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि हमें कैसे करना चाहिए। इस पागलपन के पीछे ये भारी फैसला है कि क्या दखल देना है और क्या नतीजे भुगतने हैं। ये इंसानियत की सबसे गहरी जिंदा रहने की चाहत और घमंड का एक मुश्किल तालमेल है। हम एक ग्रह के पैसिव रहने वालों से ऐसे इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रहों के सिस्टम को एक्टिव रूप से रेगुलेट कर सके। हर प्लान दोधारी तलवार है। बचाव और तबाही के बीच की लाइन पतली हो सकती है। क्या हम सभ्यता की जिंदगी बढ़ा रहे हैं, या हम अपने टेक्नोलॉजी के पागलपन में समय से पहले ही किसी और तरह के अंत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। धरती के 2 सबसे बड़े खतरों के सिर पर मंडराते हुए ये पागलपन भरे प्लान हमारी प्रजाति ने जो जवाब दिया है, वह भरोसे और समझदारी से भरा है। इस जवाब का सही या गलत होना भविष्य तय करेगा, और अभी सोचना और चुनना शुरू हो गया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।